हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। और ये दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला वीडियो होगा जो दोस्तों भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित होगा। इससे संबंधित दोस्तों जितने भी सब्जेक्टिव फैक्ट्स होंगे दोस्तों, थ्योरी, उन सभी का अध्ययन करेंगे। और ये पहला वीडियो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। इसके बाद दोस्तों इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। तो आप लोग इसका देखिएगा, शुरू कीजिएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास देखना। इससे पहले दोस्तों इस चैनल पर जो है प्राचीन भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों दोस्तों अपलोड किया जा चुका है और उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और ये बुक जो है दोस्तों ये घटना चक्र पूर्वावलोकन है, ठीक है दोस्तों, उससे करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला वीडियो, जिसमें है दोस्तों पहला टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो देखिएगा, मक्का जो है दोस्तों ये सऊदी अरब में जगह है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों 570 ईस्वी में जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मुहम्मद, जिसका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो कि सऊदी अरब में है। ठीक है, इसी कारण यह स्थान दोस्तों मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, इसी की वजह से इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर दोस्तों इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये किस के नाम पर दोस्तों भारत का नाम भारत पड़ा था? तो ये ऋग्वेद में दिया हुआ है कि भरत कबीले के नाम पर जो है भारत का नाम भारत पड़ा है। उसके बाद है दोस्तों अगला कि परंपरानुसार जो है दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। परंपरा के अनुसार कि दुष्यंत का पुत्र था भरत, उसी के नाम पर, भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार दोस्तों ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। किसने? ईरानियों ने। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ईरानियों ने दोस्तों भारत देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है, तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। तो याद रखिए, ईरानियों ने हिंदुस्तान और यूनानियों ने इंडिया कहा था। हिंद जो है दोस्तों यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरबों ने। ठीक है, भारत की जनता के लिए या हिंद की जनता के लिए दोस्तों हिंदू शब्द। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। इसमें आक्रमण में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो ये याद रखिएगा, 712 में जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, ये आक्रमणकारी करता थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। और ये अरब के आक्रमणकारी थे, जिन्होंने दोस्तों ये हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अरबों के द्वारा। किसके लिए? हिंदू जनता के लिए, भारत की जनता के लिए। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व, मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो है दोस्तों ये 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इससे पहले भी जो है उबैदुल्ला के नेतृत्व में, याद रखिएगा, उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हजाज, याद रखिए ये कहाँ के है दोस्तों? हाकिम अल हजाज इराक के। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। यानी मोहम्मद बिन कासिम किसके नेतृत्व में आए थे? इराक के हाकिम अल हज्जाज के आदेश पर जो है ये सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था हाकिम अल हज्जाज के नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम को। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने दोस्तों 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया। उस समय सिंध पर जो है दाहिर का शासन था। याद रखिएगा, किसका शासन था? दाहिर का।
और फारसी ग्रंथ जो चचनामा है दोस्तों से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो ये भी चचनामा ग्रंथ आपको याद रखना है दोस्तों, ये फारसी ग्रंथ है चचनामा, इससे अरबों द्वारा सिंध पर जो विजय प्राप्त किया गया था उसकी जानकारी मिलती है चचनामा से। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों गजनी वंश का संस्थापक जो था अल्पतगीन था। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था और गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। ठीक है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना, यानी ये महमूद जो था ये गजनी का शासक कब बना? 998 ईस्वी में। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद दोस्तों भारत पर 17 बार आक्रमण किया सर हेनरी इलियट के अनुसार। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा। तो ये भी आप याद रखिए, किसके समय में? भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। और इसका किस टाइम पीरियड है? 1022 से 63 ईस्वी, ये भीमदेव का। इसी के समय जो है सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी के द्वारा लूटा गया। और सर हेनरी इलियट ने क्या कहा कि महमूद जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों महमूद गजनबी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक था विद्याधर, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। तो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये चंदेल शासक जो है दोस्तों विद्याधर, इसको याद रखिएगा, ये अकेला हिंदू शासक था जिन्होंने मुस्लिम का सफलतापूर्वक विरोध किया था। और चंदेल पर ही दोस्तों महमूद गजनबी ने प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में किया था। 999 से 1027 के बीच महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमण का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। ठीक है। अगला है दोस्तों देखिएगा बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह, ये जो था इराक की राजधानी है दोस्तों बगदाद। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी को यामिन उद दौला और आमिन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की थी। महमूद गजनबी को कहाँ के? बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने। महमूद गजनबी जो है एक शिक्षित और सुसभ्य इंसान था दोस्तों। वह विद्वान और कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था और उसका दरबारी इतिहासकार उतवी था, यानी ये उतवी था दोस्तों, ये दरबारी इतिहासकार था महमूद गजनबी का। उसने किताब उल यामनी अथवा तारिक ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? उतवी ने। याद रखिएगा, उतवी ने किताब उल यामनी, और जिसका किताब उल यामनी या तारिक ए यामनी की ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों महमूद गजनबी के दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान रहता था। ये देखिएगा उच्च कोटि का विद्वान कौन कौन था, जैसे दोस्तों अलबरूनी, तारिक ए सुबुक्तगीन के लेखक बहाकी, इसको याद रखिएगा, जिसे इतिहासकार लेन पुन ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। किसको? बहाकी को। ठीक है दोस्तों। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी और उनसुरी, ठीक है, विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख थे। ये सब दोस्तों इसके दरबार में रहते थे, महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। ठीक है। तो इसमें दर्शन, ज्योति और संस्कृत का उच्च कोटि विद्वान अलबरूनी क्यों माना जाता है? ठीक है। ये सभी विभाग में विद्वान थे। ठीक। तारिक एक सुबुक्तगीन के लेखक है बहाकी दोस्तों, इसे इतिहासकार लेनपुन ने
पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी बैहाकी को, जिसके किसके लेखक है दोस्तों, तारिक सुबुतगीन के। और फारस का कवि था उजारी खुरासानी, विद्वान तुसी एवं उनसूरी, और विद्वान असजी और फरूखी, ये सभी प्रमुख थे। उसके बाद है दोस्तों शाहनामा। शाहनामा का लेखक बहुत बार पूछा जाता है, तो ये फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि, विद्वान कवि था फिरदौसी। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने शाहनामा की रचना की। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है, किसको, फिरदौसी को। अगला है दोस्तों फरिश्ता। फरिश्ता ने तारिक ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। कब, 1560 ईस्वी के और 1620 ईस्वी के बीच के टाइम पर, ये पीरियड में ये इसका कार्यकाल है। इसका पूरा नाम जो है फरिश्ता का, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी पुस्तक जो है तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। तो तारीख ए फरिश्ता जो है दोस्तों, ये बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के पर आधारित है, उसकी जीवनी है तारीख ए फरिश्ता में। महमूद गजनी या गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। यानी ये अलबरूनी जो था दोस्तों, ये महमूद गजनवी के साथ आया था भारत। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है अलबरूनी की किताब उल हिंद। ठीक है, ये याद रखिए, किताब उल हिंद जो है दोस्तों, ये अलबरूनी की पुस्तक है, जिससे तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ये जो है दोस्तों किताब उल हिंद, इस पुस्तक से जो है तत्कालीन उस समय के भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति थी, उसकी जानकारी हमको किताब उल हिंद से मिलती है, जिसकी रचना अलबरूनी ने किया है दोस्तों। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी ही था, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश का रहने वाला था। ठीक है, अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचि की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। जैसे दोस्तों खगोल विज्ञान, भूगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र, यानी ये सभी विषयों में इसकी रुचि थी। किसकी, अलबरूनी की। ठीक है दोस्तों, उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेकों संस्कृत रचना का उपयोग किया, जिसमें दोस्तों ब्रह्मगुप्त, भलभद्र, वारामिहिर की रचना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी संस्कृत का अध्ययन किया, इन सभी संस्कृत रचनाओं का, ये जो दिया है ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वारामिहिर की रचना। उसने जगह जगह पर दोस्तों भगवद गीता, देखिएगा, उसने जगह जगह पर भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। एडवर्ड साची जो है सर्वप्रथम अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। एडवर्ड साची ने किसको, तहकीक ए हिंद को दोस्तों, ये अरबी भाषा में था, जो अलबरूनी के द्वारा रचित किया गया था, तहकीक ए हिंद, जिसको एडवर्ड साची ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। तारीख ए हिंद की। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे, तो याद रखिएगा, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था। ठीक है दोस्तों, और दूसरी तरफ अंकित लेख जो था ये संस्कृत भाषा में था। तो याद रखिएगा, ऊपरी भाग पर अरबी भाषा में मुद्रा लेख था और दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा यानी देवनागरी लिपि में था।
सिक्का के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अव्यक्त मेकम मुहम्मद अवतार निरुपति महमूद। ये सिक्का के मध्य में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। अगला है दोस्तों मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी। ये नेक्स्ट टॉपिक है। मध्य एशिया के थे दोस्तों, ये सेंट्रल एशिया के शासक थे मुहम्मद गौरी, जिसका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी। इन्होंने दोस्तों 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीत लिया। मुहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। लेकिन प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और 1205 तक इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए बार बार भारत पर चढ़ाई करता रहा। लेकिन यही देखिए दोस्तों 3 साल बाद 1178 ईस्वी में मुहम्मद गौरी ने दोस्तों गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में माउंट आबू पर्वत के निकट, ये माउंट आबू दोस्तों राजस्थान में है और गुजरात की सीमा पर है, माउंट आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया। यानी मोहम्मद गौरी का दोस्तों मुकाबला किया। किसने? मूलराज द्वितीय या दूसरा नाम कह सकते हैं भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में, और उसे परास्त कर दिया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने पराजित कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी 1178 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हो गया। 1178 के बाद देखिए 1191 ईस्वी में फिर पृथ्वीराज चौहान, पहले कौन हरा दिया था, पराजित कर दिया था। पहली पराजय था मोहम्मद गौरी का भारत में मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय के द्वारा दोस्तों हराया गया था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। फिर दोस्तों पुनः 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है द्वारा पृथ्वी चौहान की पराजय होगी। के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यानी 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने दोस्तों पृथ्वी चौहान का पराजय कर दिया, और इस पराजय के बाद ही ये साबित हो गया कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद, उसके बाद दोस्तों इस युद्ध के बारे में देखिएगा। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1192 का जो है दोस्तों ये तराइन का द्वितीय युद्ध, ये भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी के बाद दोस्तों भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना माना जाता है। 1194 में दोस्तों 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को पराजित किया था। तो जयचंद जो है दोस्तों इसको याद रखिएगा, इसको पराजित किया था कब? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को पराजित किया था। ठीक है। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में दोस्तों यमुना तट पर स्थित है। ये चंदावर मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर दोस्तों देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ है। इसको भी याद रखिएगा, देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर स्थित है। गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में दोस्तों अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। तो याद रखिएगा आप लोग, मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था दोस्तों? मध्य एशिया से। ये मध्य एशिया का शासक था और इन्होंने ही दोस्तों उत्तर भारत को जीतने के बाद अख्ता प्रथा शुरू किया, मोहम्मद गौरी। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध जीता था दोस्तों, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजय किया था, इसमें जो है सबसे ज़्यादा साथ दिया था मोहम्मद गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इन्होंने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वस्तुतः 1192 जो है दोस्तों, देखिएगा, भूमिका निभाई। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। 1192 से 1206 ईस्वी, टोटल दोस्तों 14 वर्ष तक उसने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के जो विजित भाग क्षेत्र थे उसका प्रशासन संभाला। इस अवधि में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। उसके बाद है दोस्तों, बिहार और उत्तरी बंगाल का विजय के बारे में मोहम्मद गौरी अथवा कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, बिहार और उत्तरी बंगाल के विजय के बारे में ये दोनों मोहम्मद गौरी और ऐबक ने सोचा भी नहीं था। इस कार्य को मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था, इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये पूरा नाम है दोस्तों, आप बस याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी। ये मोहम्मद गौरी का दोस्तों एक साधारण दास था, बख्तियार खिलजी। इन्होंने दोस्तों बिहार और उत्तरी बंगाल को विजय प्राप्त कर लिया। उसने दोस्तों यानी कि बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार की विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला दोस्तों भागलपुर में है, ये दोनों को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य दोस्तों बंगाल पर आक्रमण किया। 98 में उस समय वहाँ का शासन था, बंगाल का शासक था दोस्तों लक्ष्मण सेन। वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट किया था। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन ने भागकर दोस्तों पूर्वी बंगाल में शरण लिया और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। उसके बाद दोस्तों इख्तियारुद्दीन ने भी यानी बख्तियार खिलजी ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। ठीक है, इख्तियारुद्दीन यानी बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपना राजधानी बनाया। तो पहले इसका राजधानी कहाँ था दोस्तों? इसका राजधानी था आपको नदिया। तुर्की सेना दोस्तों राजधानी नदिया थी, उसको लूटपाट बहुत तरह से किया और उसके बाद दोस्तों बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपना राजधानी बनाया। परो हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय में क्रमशः दोस्तों शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। ये किसके अनुसार है? परो हबीब के अनुसार कि तुर्कों द्वारा दोस्तों उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। यानी इसी विजय के तहत दोस्तों शहरी और ग्रामीण क्रांति की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का वीडियो था और ये कंप्लीट हो गया। आप अगर चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों में अधिक से अधिक। थैंक यू दोस्तों। इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा।